Hello students, very good evening. Can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Good afternoon. Yes, sir. Okay, can you see the screen? Just check it out. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, Yes. very good, very good. So we are talking about the second chapter from your class 12 NCRT, sexual reproduction in flowering plants. Our today's session is going to be start with respect to the topic called as the parthenocarpy. Okay, चलो बढ़ते हैं आगे with respect to the parthenocarpy. Okay, पार्थेनोकार्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पार्थेनोकार्पी। बेटा एक होता है पार्थेनोजेनेसिस और एक होता है पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी? कुछ है ऐसा कुछ डिफरेंस पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी? एक्चुअली पार्थेनोकार्पी कार्पी एक्चुअली होता है फ्रूट्स। ओके, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है कार्पोस स्टैंड फॉर द फ्रूट्स एंड पार्थेनोस यानी वर्जिन। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सीडलेस फ्रूट को डेवलप कर रहे हैं। और सीड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल सी बात है, हैप्लॉइड मेल गैमेट प्लस हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, एंड दिस जाइगोट हैज टू डेवलप फर्दर। ओके, यही आगे जाके आपको पूरा फ्रूट बना के देगा जिसके अंदर सीड्स होंगे। ओके, ये अंदर की बात चल रही है, सीड्स ये डेवलप करना है तो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। मतलब सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल सिनगैमी कंप्लीट होनी चाहिए, नॉट द पार्थेनोजेनेसिस, सिनगैमी। ओके, सिनगैमी होना जरूरी है, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना जरूरी है, तब जाके वो सीड डेवलपमेंट देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग फ्रूट तो डेवलप करेंगे लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। ओके, बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स वी विल बी डेवलपिंग द फ्रूट ओवर हियर। और वो फ्रूट्स कैसे होंगे, तो सीडलेस फ्रूट होंगे। अब यहाँ पे देख लो, मैकेनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर रीजंस। अब ये जो 3 रीजंस है यहाँ पे जो मेंशन करूंगा, इन्हीं के वजह से पार्थेनोकार्पिक जो है वो डिमांडिंग चल रहा है। आई होप द वॉइस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, Yes, Yes, sir. sir. बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं सुनाई दे रहा है ना? ओके, No, sir. सीड्स आर इरिटेंट ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ द फ्रूट्स। किसी को फील हुआ है ऐसा कि सीड्स जो है वो फ्रूट्स खाते समय इरिटेटिंग फील करवा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ ज्यादा देखने मिला रहेगा। हुआ है? हाँ, अगर अंगूर आपको खाने की आदत है तो हमको ये पता है कि उसके अंदर सीड नहीं होते। लेकिन अगर बाय मिस्टेकली मैंने आपको दे दिया, बोला नहीं इसके अंदर सीड्स है करके, आप लोग खाओ अभी फटाफट फटाफट खाओ, तो सडनली यू फील दैट कुछ तो दांतों के नीचे आ रहा है करके, है कि नहीं? तभी थोड़ा सा इरिटेटिंग फील होता है। ओके, इसके अलावा पपाया है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा सीड्स होते हैं। खास करके वाटरमेलन देखा है कितने सारे सीड्स होते हैं उसके अंदर। ओके, नींबू पानी भी बनाते हैं तो भी Sir, बहुत सारे custard सीड्स। apple. या कस्टर्ड एप्पल इज देयर, वो तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है कस्टर्ड एप्पल, है कि नहीं? इसके बाद आप लोग नींबू पानी का शिकंजी भी बनाते हैं ना, तो भी उसके अंदर सीड्स चली जाती है, सिट्रस, है कि नहीं? तो है, Yes. थोड़ा सा इरिटेटिंग फील हो जाता है, कभी कभी दांतों के नीचे आ जाता है, कड़वा कड़वा लगने लगता है। ओके, सो दैट ऑल रीजंस आर देयर, यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट फर्स्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोसेसिंग ऑफ द फ्रूट्स बाय फूड इंडस्ट्री रिक्वायर्स द रिमूवल ऑफ द सीड्स which is quite difficult, therefore seedless fruits are preferred by the food industry। मतलब उनको तो काफी सारे स्क्वाश बनाने होते हैं, जूसेस बनाने होती है, काफी सारी प्रोसीजर है। ओके, जैम जेलीस वगैरह बनाने होते हैं, तो उनको भी सीड निकालना एक तरीके का इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हो गया उनके लिए। अलग से एक थोड़ा लाइक बोलते हैं ना इन्वॉल्व, यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी करनी पड़ती है कि सीड्स को रिमूव करने के लिए। कभी कभी कुछ कुछ है जो छन्नी से निकल जाते हैं। ओके, दैट मेस से निकल जाते हैं, मेस लाइक नेटवर्क जो होता है इससे निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी they require some manual activities due to which the seeds can be removed manually। okay, तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम ही है वैसे देखने के लिए जाओगे तो। देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू ग्रो फ्रूट्स बेयरिंग प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस।
रिलायबल इंसेक्ट पॉलिनेटर्स कैनॉट बी एंश्योर्ड इन ईच एंड एवरी केसेस। तो अभी जो पर्टिकुलर प्लांट्स को एक चाहिए होता है, पॉलिनेटर चाहिए होता है, स्पेसिफिक पॉलिनेटर चाहिए होता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलते, ये सारी बातें हैं। तो ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करवाना भी एक तरीके का चैलेंज हो सकता है। पार्थेनोकार्पी जो है ये दो तरीके के हैं, एक वेजिटेटिव जो अपने आप हो सकते हैं, और दूसरा जो है स्टिम्युलेटिव, मतलब हम लोग आ गए उसमें। ओके, हम कुछ ना कुछ उसमें ट्रिगर करेंगे जिसकी वजह से ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे वेस्टवुड करके, जिन्होंने परफॉर्म की थी इन द ईयर ऑफ 1993। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। इतना याद रखो कि यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है डेफिनेशन? प्रोडक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट, ये याद रख लेना आप लोग, बाकी के जस्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट्स है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चा लोग एक बात ध्यान रखना, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस अभी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, ये नीट के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 से 20 बार रिपीट हो चुके हैं। 10, 15 या तो फिर 20 बार। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात? 10, 15, 20 बार रिपीट हो चुके हैं सेम क्वेश्चन। एग्जाम्पल भी चेंज नहीं होते, इन्हीं एग्जाम्पल की लिस्ट में से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान में रख लेना। कोई भी टर्म्स यहाँ पे मिस करना मतलब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब एक क्वेश्चन हाथ से, जहाँ पे बोनस मिल सकते हैं, जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा अगर थोड़ा सा भी वर्ड अगर आप लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया, मतलब उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी, ओके, या फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल याद नहीं रखा, तो जहां से मार्क्स गेन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वहां से मार्क्स जाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, तो डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कौन हैप्लॉइड होता है, कौन डिप्लॉइड होता है, उसके बेसिस पे कौन सा क्लासिफिकेशन आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना बनता है। ओके, तो सबसे पहला वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के बारे में बात करते हैं। इट इज अ सीडलेस फ्रूट, बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ सीडलेस फ्रूट, बट कैन डेवलप इवन विदाउट द स्टिम्युलस ऑफ द पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन के भी हम लोग काम करवा सकते हैं। एग्जाम्पल पेयर एंड फिग ले लो, यही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं विथ रेस्पेक्ट टू द वेजिटेटिव, विथ रेस्पेक्ट टू द वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। ओके, ये ध्यान में रखोगे। पेयर एंड फिग क्या है? विदाउट स्टिमुलेशन ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा है स्टिमुलेटिव, तो कुछ ना कुछ ट्रिगर करना पड़ेगा। ओके, सी पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड विदाउट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और द सीड सेटिंग। एग्जाम्पल ग्रेप्स। स्टिमुलेशन हम लोग देंगे जिसके वजह से बाकी का जो एक्टिविटी है फर्दर डेवलपमेंट विल बी सीन ओवर हियर। ये एग्जाम्पल ग्रेप्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा देखो, अब जैसे जैसे आगे जाओगे ना आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। नंबर ऑफ फ्रूट्स वैरायटी, बनाना, ये तो दिमाग में होगा ही आप लोगों के, खास करके ऑरेंज भी दिमाग में होगा। पाइनएप्पल देखा है, पाइनएप्पल आप लोगों ने उसका टीएस लिया रहेगा। ओके, पाइनएप्पल का टीएस लिया रहेगा, कुछ इसी तरीके से दिखता है पाइनएप्पल टीएस लेने के बाद, यस और नो? तो उसके भी सम यहाँ पे रीजन्स पे ऐसे ब्लैक कलर के सीड्स हुआ करते थे, अब वो भी हमको देखने नहीं मिलते। ओके, सो पाइनएप्पल इज आल्सो लाइक विदाउट सीड्स आ चुके हैं। ग्रेप्स है जो विदाउट सीड आ चुके हैं। ओके, हैव बीन अल्टर्ड जेनेटिकली टू अंडरगो पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट। तो इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? जेनेटिक। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड करने वाले एग्जांपल्स पूछे गए तो आपके लिए एग्जांपल्स है बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स। ओके, नावेल एक तरीके की वैरायटी है ऑरेंज में। ओके, आप लोग ये ध्यान में रख सकते हो। ग्रेप्स आर द एग्जांपल्स यू कैन कीप इन माइंड। आई थिंक फोटोग्राफ इज देयर ऑन द स्क्रीन। पहला जो फोटोग्राफ है ये पेयर का है। ओके, फिग भी आप लोग को पता ही चल गया होगा। फिग तो आप लोगों ने वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के रेस्पेक्ट में देखा ही था। ओके, इसके अलावा ये कुछ ऑरेंजेस हैं जो आपके स्क्रीन पे है, नेवल ऑरेंज जिनको कहते हैं। यहाँ पे देखो पाइनएप्पल एलएस में दिखाया गया है। ओके, व्हाट इज दिस? ये ग्रेप्स हैं। ओके, यू कैन सी देयर इज नो सीड्स आर प्रेजेंट इन द ग्रेप्स ओवर हियर। ओके, सो हार्मोनल ट्रीटमेंट के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आया तो बेटा दो ही हार्मोन्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनेगा, एक है ऑक्सिन और दूसरा है जिबरेलिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द हार्मोन्स अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हारा आंसर रहेगा ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। अब ऑक्सिन क्या करता है तो टोमेटो को ध्यान रखना है। टोमेटो प्रोड्यूसेस सीडलेस फ्रूट्स इफ ट्रीटेड विद द ऑक्सिन एंड ग्रेप्स एग्जांपल याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू द जिबरेलिन। बोलो याद हो जाएगा? ओके, देखो ग्रेप्स की स्पेलिंग जी से है, जिब्रेलिन भी जी से है। जी जी याद रख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और टोमेटो के लिए ऑक्सिन याद रखना। क्लियर है?
Yes, sir. Okay, these are phytohormones. You should keep this in mind. Okay, gibberellins and auxins. Gibberellins with respect to the grapes, auxin with respect to the tomato. इसके अलावा कोई भी अदर एग्जाम्पल नहीं पूछेगा with respect to the hormone. ध्यान रखना ये बात. Okay, gibberellins are especially useful for inducing parthenocarpy in pome. Pome यानी क्या? जो भी pome kind of fruits दिखाते हैं, खास करके यहाँ पे ये तुम्हारे oranges वगैरह जो रखे गए हैं, pome ऐसे फूलने वाले, उनमें खास करके जिब्रेलिन्स यूज किया ही जाता है. लिखा हो सकता है कि पोम फैमिली में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली कैन बी लाइक पार्थेनो कैन बी इंड्यूस्ड ओके विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स. ओके, तो तुम्हारा आंसर रहेगा यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड जो है वो पोम फैमिली के मेंबर्स लोगों को खास करके बहुत अच्छी तरीके से ट्रिगर करता है. ओके, पार्थेनोकार्पी करने के लिए. तो ये एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पोम. कमिंग टू द नेक्स्ट, लो टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, फॉग, ये सारी बातें भी है जो हम लोग इससे पार्थेनोकार्पी डेवलप कर सकते हैं इन द pears, olives, chilies and tomatoes. These are the other examples with respect to the conditions. Okay, तो लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, फ्रॉस्ट एंड फॉग वगैरह जो सिनेरियो लगेगा उसके अकॉर्डिंगली भी हम पार्थेनोजेनेसिस को डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो क्या क्या यहाँ पे बनता है स्क्रीन पे. जेनेटिकली मॉडिफाइड पूछा, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए एग्जांपल्स है बनाना, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, ग्रेप्स. हार्मोन्स के रिस्पेक्ट में पूछा तो दो ही हार्मोन्स आएंगे, ऑक्सिन्स या जिब्रेलिन्स. ऑक्सिन के रिस्पेक्ट में टोमेटो, जिब्रेलिन के रिस्पेक्ट में आएगा तुम्हारा ग्रेप्स. ओके, वेजिटेटिव पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल है प्योर एंड द फिग, जहां पे जो है ये विदाउट स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन होता है. ओके, इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है. जिब्रेलिन आल्सो वर्क इन द पोम फैमिली मेंबर्स. I hope this slide is very clear to you. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. टर्मिनोलॉजी के ऊपर ध्यान रखना, उसके बेसिस के एग्जांपल्स क्या आते हैं इसके ऊपर ध्यान रखना. ये कुछ एग्जांपल्स के फोटोग्राफ है आपके स्क्रीन पे. कैन यू सी द डिफरेंस? सी हियर सीड्स, सी हियर देयर इज नो सीड्स, वेदर ओवर हियर यू कैन सी द टोमेटो. देखो कितना डिफरेंस है. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई बात समझ में? ओके, सर ये फर्स्ट वाला डायग्राम कौन सा है? फर्स्ट कौन सा? लेफ्ट साइड से ए वाला डायग्राम पूछ रही है. यस सर. इट इज बनाना बेटा. ऐसा देखा नहीं होगा. देखा था? मैंने भी अभी तक ऐसा नहीं देखा है. मैंने डायरेक्टली यही कंज्यूम किया है, ऐसा वाला. ओके, बट ऐसे बनाना थे जिनको जेनेटिकली अपडेट करके लाओ सीडलेस इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ. सो ए बी सी डी यहाँ पे सारे बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हुए स्क्रीन पे. ओके, यू कैन जस्ट सी कैसे दिख रहा है, यू विल अंडरस्टैंड. यार सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले बात ये क्लियर कर लो यहाँ पे, इससे जो भी डाउट्स है वो एकदम क्लियर रहने चाहिए. इसको दो तरीके से समझना है, एक है इंटर स्पेसिफिक और एक है इंट्रा स्पेसिफिक रिस्पेक्टिवली. ओके, तो देखो जैसे कि इट इज इनएबिलिटी ऑफ सर्टेन अदरवाइज वायबल गैमेट्स टू फ्यूज विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. यहाँ पे जो खुद के ही जो गैमेट्स रहते हैं, ओके, खुद के जो गैमेट्स रहते हैं लाइक पोलन ग्रेन्स, और फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक एग सेल जिसको कहते हैं आप लोग. ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वो दोनों फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म करते हैं. ओके, डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं. यहाँ तक तो तुम लोग सभी लोगों को ये पॉइंट एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है. लेकिन इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें क्या होता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके जब लैंड करता है, ओके, तो उसको जर्मिनेट होना रहता है और उसी के थ्रू पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस देखने को मिलती है. लेकिन यहाँ पे प्लांट्स ने खुद ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट किया है कि वो लोग खुद के पोलन को प्रायोरिटी नहीं देते. ये पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान देना ठीक से. ओके, खुद के पोलन को प्रायोरिटी नहीं देते. तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है विथ रेस्पेक्ट टू द जीन्स. ओके, जिसको हम लोग लेबल करते हैं एस जीन के नाम से. कौन से जीन के नाम से पढ़ते हैं उसको? एस जीन के नाम से पढ़ते हैं. इसी को समझने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है आई जीन, बराबर है, यस और नो, और एक होता है डी जीन.
आई, ये तो कैपिटल में है, आई जीन स्मॉल में भी लिखते हैं, डी जीन स्मॉल में भी लिखते हैं। ओके, आई कैपिटल में होना मतलब क्या, ये जीन जो है हम लोग रिस्पेक्टिवली ब्लड के लिए यूज करते हैं, ब्लड ग्रुप जब पढ़ते हो तभी यूज करते हैं, ठीक है। वैसा ही कैपिटल डी जो है अल्फाबेट, ये हम लोग जब आर एच फैक्टर पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना, ब्लड ग्रुप को बोलते समय ऐसे बोलते हैं ए पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, या फिर बी पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ऐसे ही कहते हो कि नहीं कहते हो, Yes, sir. है ना। तो वो जो नेगेटिव पॉजिटिव का सिनेरियो रहता है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू द डी जीन के रिस्पेक्ट में रहता है, और जो ब्लड ग्रुप रहता है लाइक ए बी सी डी, जो भी ब्लड ग्रुप रहता है उसके अकॉर्डिंगली आई जीन के रिस्पेक्ट में जाता है, ठीक है। तो आई जीन अगर डोमिनेटिंग है, पर्सन विल बी शोइंग लाइक ए ब्लड ग्रुप या तो फिर बी ब्लड ग्रुप, ऐसे दिखाने लगते हैं। ओके, और आर एच फैक्टर प्रेजेंट रहेगा मतलब डी जीन प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये ए पॉजिटिव होगा या तो फिर बी पॉजिटिव होगा, इस तरीके से हम लोग उसको ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। ओके, और अगर आर एच फैक्टर एब्सेंट रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं स्मॉल डी। एंड हियर ऑल्सो सेम थिंग, अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा तो हम लोग कहते हैं ये ओ ब्लड ग्रुप में जाएगा। ओके, आई होप दिस अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। आ रही है बात समझ में? अब इसी को Yes, मैं sir. थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। हाँ, ओके, अब यही एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और प्लांट के रेस्पेक्ट में समझते हैं। एस जीन का सिनारियो ऐसा है कि वो S1, S2, S3, S4, ये क्या है पता है आपको? एलील्स कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? एलील्स। मतलब मैंने डेफिनेशन बताया था, दीज आर फॉर्म्स ऑफ जीन्स, दीज आर फॉर्म्स ऑफ जीन्स। अभी इसको और कैसे समझना है वो बताता हूं। फिर से देखो ब्लड ग्रुप वाला, आई ए अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये ए ब्लड ग्रुप देता है। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई ए एंड आई ओ, ये भी ए ब्लड ग्रुप देता है। मतलब क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, नीचे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। बात समझ में आ रही है अभी? तो ये क्या है? आई ए, दीज आर एलील्स। एलील्स किसके हैं? आई जीन के। नाउ डिड यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? समझ में आ Yes, रहा है? sir. फॉर्म्स ऑफ जीन। ओके, तो ध्यान देना, तो यहाँ पे S1 S2 क्या है? इसी के एलील्स है। ओके, अब पोलन और पिस्टिल इंटरेक्शन टॉपिक चालू हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन आएगा, तो ध्यान दो। अगर मान लो पिस्टिल है S1 S2, ओके, और पोलन ग्रेन जो यहाँ पे आके बैठा है ये S1 S2 है, तो इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या? ये जीन मैच खा रहा है, ये भी जीन मैच खा रहा है, नहीं ग्रो करेगा। मतलब ये एक पोलन का सिनेरियो है, ये दूसरे पोलन का सिनेरियो है, लेकिन दोनों के दोनों ऐसे फॉर्म्स लेके आए हैं, ऐसे जीन्स लेके आए हैं जो कि ऑलरेडी पिस्टल में प्रेजेंट है। नाउ डिड यू अंडरस्टूड? क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. ओके, हाँ, तो ये ग्रो नहीं करेंगे। वैसा ही मान लो अगर S3 S4 होता तो ग्रो कर जाएंगे। ओके, खाली S2 होता तो भी ग्रो कर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही सारी बातें यहाँ पे नीचे वो जो टेबल दिया है, क्रॉस करके दिया है, उसमें बताई गई है। फुल्ली इनकम्पैटिबल, पार्शियली कंपैटिबल, फुल्ली कंपैटिबल। ओके, तो देखो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक का सिंपल सा डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। वो जो मैंने प्रीवियसली रखा था वो सारी बातें मैंने हटा दी। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो अननेसेसरली कंफ्यूजन हमको नहीं चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दे दिया, इट ऑकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ओके, नॉट इन द सेम स्पीशीज। इंट्रास्पेसिफिक यानी इट ऑकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सेम स्पीशीज में हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंट स्पीशीज में हो रहा है। इंटर यानी डिफरेंट, इंट्रा यानी सेम। क्लियर हो गया? और जो इंट्रा है यानी जो सेम स्पीशीज है, उसका सिनारियो ऐसा है कि खुद के सिनारियो को इंपॉर्टेंट नहीं देना है, दूसरों से लेना है। मतलब फेवर क्या करेगा? आउटब्रीडिंग वर्ड यूज किया था, याद है प्रीवियस क्लास में? यानी क्रॉस पॉलिनेशन को Yes, मदद sir. करेगा, इनब्रीडिंग को अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा। अभी बात एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आई बात? इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे भी डेफिनेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया है। याद है एक प्रीवियस स्लाइड थी जहां पे मैंने
ये GSI एंड SSI का डिफरेंस बिटवीन रखा था, वो भी एक अननेसेसरली स्लाइड लगी मुझे, तो मैंने उसको भी हटा दिया और बेटर तरीके से मैंने यही पॉइंट्स में अपडेशन कर दिया यहाँ पे, सो दैट पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले वाला जो है, सी इट कैन बी ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रीजंस। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रीजंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे? सी मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब खुद का सिनेरियो में चेंजेस आना, मतलब खुद के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आपस में कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था डाइस्टाइली एंड ट्राइस्टाइली, याद है? प्राइम्यूला एंड लिथरम, रिमेंबर दिस थिंग? पिन फ्लावर, Yes, sir. थ्रम फ्लावर एंड कॉमन फ्लावर। ओके, पिन फ्लावर में स्टाइल बड़ा था, स्टाइल लॉन्ग, ये हो गया पिन। थ्रम आता है, थ्रम में स्टाइल छोटा, ओके, शॉर्ट। एक यहां पे लिख देता हूं कॉमन। कॉमन में क्या है? सेम, ये जितना हाइट पे अंतर है उतने हाइट पे स्टाइल स्टिग्मा प्रेजेंट है। ओके, दैट इज व्हाट आई मीन ओवर हियर। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशंस हो रहे हैं वो किन के बीच में हो रहे हैं? जैसे कि ये स्टाइल बड़ा है तो यहाँ पे स्टिग्मा ऊपर रहेगा, एंथर नीचे रहेंगे। यहाँ पे क्या सिनेरियो है? स्टाइल नीचे है, स्टिग्मा भी नीचे हो जाएगा, एंथर ऊपर रहेंगे। तो जो एंथर ऊपर है उसका स्टाइल के साथ सिनेरियो होगा जो स्टाइल ऊपर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली इट कैन पॉसिबल हियर आल्सो। आता कळलं की नाही कळलं? इजी है कि नहीं? ओके, सिमिलरली यहाँ पे छोटे से छोटा का, बड़े से बड़ा का, ऐसे आपको इसको समझना है। क्लियर है? तो डायस्टाइली के लिए एग्जांपल याद रखना प्राइम्यूला, एंड ट्राइस्टाइली के लिए एग्जांपल याद रखना लिथ्रम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो क्या है? तो दो तरीके आएंगे, गैमेटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन आज इसको थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे और काफी सिंपल हो जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइटिक को लेके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसको बहुत कॉमन टाइप देखा गया है, ओके, वेरी कॉमनली सीन। The incompatibility is due to the genotype of the pollen, मतलब यहाँ पे गड़बड़ रहेगी with respect to the pollen grain। मतलब अगेन क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, पोलन डिफरेंट रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम रहेगा तो नहीं एक्सेप्ट होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो एस जीन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अभी पोलन ग्रेन है तो बेटा ये हैप्लॉइड ही हुआ ना नेचर में। समझ में आई कि नहीं आई बात? Yes, ओके, sir. हाँ, तो इसलिए यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द जीनोटाइप ऑफ द पोलन, मतलब ये क्या जीन लेके आया है, S1 है या ये S2 है या ये S3 है या ये S4 है। अब इसके रिस्पेक्ट में नीचे पिस्टिल क्या है वो मैटर करेगा, तभी उसका जर्मिनेशन होना है कि नहीं होना ये डिसाइड किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड हैप्लॉइड को भी यूज किया गया, एस एलील इन द हैप्लॉइड पोलन ग्रेन। नाउ डिड यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली? फॉर एग्जांपल मैं 4 पोलन बनाता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। ये S1 लेके आया रह सकता है, ये S2, ये S3 और ये S4, और नीचे पिस्टिल हो सकता है S1 S2 S3 S4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी अभी और अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है S3 S4, यहाँ पे हो सकता है S2 S4, ऐसे भी मान लो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर कट है, जो सेम सेम रहेगा वो जर्मिनेट नहीं होने वाला है, दैट इज इनफ। इतना काफी है समझने के लिए। ओके, इसके एग्जांपल्स है यहाँ पे लिलिएसी, सोलानेसी, पोएसी। पोएसी के एग्जांपल आप लोग राइस, वीट, ये सारे एग्जांपल्स रख सकते हो। सोलानेसी के दतुरा, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं। ओके, ऐसे लोग गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखाते हैं। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। स्पोरोफाइटिक वर्ड आ गया बेटा, याद करने की कोशिश करो। स्पोरोफाइटिक यानी क्या? हमेशा डिप्लॉयड सेल्स। कैसे सेल्स? डिप्लॉयड सेल्स। इसको समझो अभी, सी क्या लिखा है, और ये जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द पिस्टिल के पास। क्रेडिट कौन लेके जाएगा यहाँ पे? पिस्टिल लेके जाएगा। सी द इनकम्पैटिबिलिटी इज ड्यू टू द जीनोटाइप ऑफ द स्पोरोफाइटिक और स्टिग्मैटिक टिश्यू। स्पोरोफाइटिक या तो फिर स्टिग्मैटिक टिश्यू है, तो फीमेल का ही पार्ट है तो पिस्टिल का ही पार्ट। ओके, पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। ओके, डिप्लॉयड ऑफ ए फ्लावर, स्टिग्मा इज ए डिप्लॉयड, यस और नो?
ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ यहाँ पे? स्टिग्मा कैसा है, स्टाइल कैसा है, ये सब के सब डिप्लॉयड टिश्यू के बने हुए हैं। ओके, और स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक यानी क्या, फीमेल के सेल्स ऐसे मान सकते हैं आप लोग, जैसे कि न्यूसेलस, इंटेक्यूमेंट, ये सब डिप्लॉयड सेल्स ही है। इन्हीं के थ्रू हमारा ये जो स्टिग्मा स्टाइल, ये सारी बातें जो डेवलप्ड हुई है, ओके, वो सब के सब डिप्लॉयड है। ऐसे मानो ना सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं गैमेटिक सेल्स, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स। ओके, तो ये Yes, sir. सेल्स मान लो। इस तरीके से अगर आप लोगों ने समझ लिया देन ऑल्सो इट इज फाइन, कंफ्यूजन नहीं रखना है बस। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे मालूम है, देखो यहाँ पे, flower that contains either of the two alleles in the sporophyte parent that produces the pollen। मतलब इसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग है, बताता हूँ कैसे कैसे समझना है इसको, ये बताते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पोलन लिखा है मैंने, नीचे लिख देता हूं मैं S1 S2 S3 ऐसे लिख देता हूं, और मान लो पोलन आ गया S2। समझो हाँ, अभी इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये S1 है, ये S2 है, और ये पोलन आ गया S2। क्या ये जर्मिनेट करेगा? क्या ये जर्मिनेट करेगा? प्रोबेबिलिटी है कि ये जर्मिनेट नहीं करेगा। रीजन क्या है पता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर S2 दिख रहा नहीं है, राइट, इसके जगह पे क्या आ गया, S3 आ गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रोबेबिलिटी ये है कि माइट बी उसके अंदर वो एलील प्रेजेंट होगा पोलन के अंदर, जो एलील आपको स्टिग्मा में नहीं दिख रहा है, इसके वजह से ये अलाउड नहीं करवा के दे रहा है पोलन जर्मिनेशन। यहाँ पे कुछ बातें समझी यहाँ पे थोड़ी बहुत? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. वो एलील, सी दैट एलील Yes, sir. नॉट प्रेजेंट इन द स्टिग्मा, बट माइट बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये पोलन ग्रेन उसी के प्लांट का रहेगा जिसके पास S2 वाला सीक्वेंस है, और ये आइडेंटिफाई होने के कारण, ये मैच नहीं होने के कारण ये ग्रो नहीं कर रहा है। ऐसा होना चाहिए। कंडीशन बताता हूँ, देखो S3 S4 S1 S2 क्या ग्रो करेगा? ग्रो करेगा। समझ में आया कि नहीं आया अभी? एकदम से हटके, Yes, तभी sir. तभी Yes, प्रोबेबिलिटी sir. है कि ये जर्मिनेट करेगा। एकदम हटके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखो, पूरा से पूरा ही अलग होना चाहिए ऐसा सिनेरियो, तब जाके वो ग्रो कर जाएगा। ये खास करके एस्टरेसी, यहाँ पे सनफ्लावर एग्जांपल रख सकते हो, ब्रासिकेसी के लिए मस्टर्ड एग्जांपल रख सकते हो दिमाग में, ठीक है। एस्टरेसी के बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, डालिया वगैरह सब इसी में आते हैं, ओके, जो एस्टर जैसे दिखते हैं फ्लावर, वो सब इस कैटेगरी में चले जाएंगे। यहाँ पे मस्टर्ड वगैरह आप लोग रख सकते हो, ब्रासिकेसी के मेंबर्स, ओके। इसके अलावा वो पत्ता गोभी या फिर आप लोग कहते हो फुल गोभी, वो सारे ब्रासिका ओलारेसी एंड ऑल, ये सारे मेंबर्स इसी में आ जाते हैं, ओके। अभी क्लियर हुआ ये GSI एंड SSI, व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, है एक तरीके का पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ओनली, लेकिन थ्रू केमिकल चेंजेस, मतलब कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं जिनके अंदर ये सारे जेनेटिक्स जो रहते हैं ये आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, और नॉन आइडेंटिफाइड लोगों में ही आप लोगों को पोलन जर्मिनेशन देखने मिलता है। मतलब इन शॉर्ट, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करना है, खुद के सिनारियो को एक्सेप्ट नहीं करना है, ताकि वेरिएशंस आए, ओके, प्रोडक्टिविटी आए, कुछ ना कुछ नया सिनारियो क्रिएट हो। प्योर लाइन को इग्नोर किया जाएगा, मतलब नए कैरेक्टर्स लाने हैं, प्योर लाइन को रेज नहीं करना है। प्योर लाइन मतलब क्या, एक ही तरीके का कैरेक्टर हर साल दिखना, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब इंटरेस्ट किस में है, कुछ नया लाने में, सो दैट हम लोग जो चेंजेस होते रहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसको भी अडेप्ट कर सके। जो प्लांट ब्रीडर्स है, जो नई नई एक्टिविटीज करते हैं, ओके, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, उनके लिए ये सारी बातें प्लस पॉइंट होती है। यही एक तरीके का रिसर्च वर्क होता है जो आगे जाके ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत फायदेशीर होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओके, खाने पीने को लेकर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च वर्क होते हैं उनका ज्यादा करके फोकस इसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके होता है, ओके, कि हम कैसे कम टाइम में चीजों को डेवलप कर सके, अच्छी तरीके से डेवलप कर सके, यील्ड प्रोडक्शन करवा सके, ये सारी बात है। आई बात समझ में अभी आप लोगों को एकदम क्लियरली? Yes, sir. Yes, तो sir. हमारा जो चैप्टर है ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एपोमिक्सिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, डोंट वरी। आज मैं आपके सारे लेक्चर्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को क्लियर कट रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, ओके। एवरीथिंग हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, तो हियर वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ओके। अभी मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देख लो आप लोगों को आते हैं क्या सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो फटाफट दूसरे लेक्चर को ज्वाइन करो।